Good afternoon, all of you. Hello, everyone. I am Atul Kumar from मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में जीएस का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा और आज हम आपको पढ़ाएंगे मराठा साम्राज्य। तो सबसे पहले मराठा सुनते ही कोई परसेप्शन आपके मन में बनता होगा। तो अगर जैसे ही आप सुनते हैं मराठा, वैसे ही सबसे पहले आपके मन में आता है शिवाजी, और जैसे ही आपने मराठा सुना होगा वैसे ही शिवाजी आपके दिमाग में आया है। तो सबसे पहले हम लोग मराठा साम्राज्य में ये जाने कि ये साम्राज्य था, और मराठा साम्राज्य गोलकुंडा, बीदर, आपका जो है कोंकण एरिया, मुगल साम्राज्य, ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मराठा, तो अगर मैं इंडिया का नक्शा बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत उसको ढंग से बनाने की, ठीक है। तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से भारत का नक्शा जो है बनेगा। ये आपका श्रीलंका है, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर है अरब सागर। ये जो है भारत के दो एरिया है, ये है पूर्वी एरिया, ये है पश्चिमी। तो ये इस एरिया में यहाँ पर आपका जो जगह है ये कोंकण एरिया, ये कौन सा एरिया है? कोंकण एरिया, कोंकण क्षेत्र, ये कोंकण क्षेत्र है। और इधर जो है ये पूर्वी एरिया, पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र। तो जो कोंकण का इलाका है वहां पर, जैसे आज पहले मराठा साम्राज्य जहां पर था वहां आज क्या है पहले आप इसको समझो। तो मराठा और मराठी और महाराष्ट्रियन, अगर आप इसको समझोगे तो समझ जाओगे। आज जो बंबई का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, एक्चुअली वहां पर वो महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं जहां पर पहले मराठा साम्राज्य होता था, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्रियन है वो मराठा साम्राज्य। अब सबसे पहले इस इलाके की खूबी की बात कर लेते हैं। तो अगर पूरे महाराष्ट्र की आप बात करेंगे तो जो पूरा महाराष्ट्र का एरिया है ये ग्रेन एरिया नहीं है, यानी यहाँ पर फसलें पैदा नहीं होती, यहाँ बहुत गेहूं नहीं होता, यहाँ बहुत चावल नहीं होता, यहाँ फसलें नहीं। लेकिन इस एरिया की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे ये फ्रूट एरिया, यानी आप देखिए अनार कहाँ से आ रहा है? नासिक से, नासिक के आसपास के इलाके से। शरीफा कहाँ से आता है? औरंगाबाद से। आप जो अपने घरों में दूध में उबाल कर खाते हैं, जो एक ड्राई फ्रूट्स होता है गोल गोल, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, अंजीर, अंजीर कहाँ से आता है? औरंगाबाद से। आप देखिए केला कहाँ से आता है? भुसावल से। अनार कहाँ से आता है? ये जितने भी एरिया हैं, अनार कहाँ से आता है? अंगूर कहाँ से आता है? नासिक से। अनार कहाँ से आता है? जितनी भी चीजें, संतरा कहाँ से आता है? नागपुर से। हर चीज जो भी है ये सारा का सारा एरिया आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र को आप फ्रूट लैंड कह सकते हैं, यानी महाराष्ट्र हमारे फलों की धरती है। वहां पर बहुत अच्छे फल पाए जाते हैं, अंगूर भी वहीं से है, संतरा भी वहीं से है, केला भी वहीं से है, अनार भी वहीं से है, अंजीर भी वहीं से है, शरीफा भी वहीं से, और बहुत सारे फल वहां पैदा होते हैं। लेकिन ग्रीन एरिया नहीं है। अब फलों के साथ एक प्रॉब्लम है कि फलों को एंशिएंट पीरियड में जब बहुत अच्छी कूलिंग चेन नहीं थी उस समय हम उनको स्टोर नहीं कर पाते थे। आज हम फलों को कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, लेकिन एंशिएंट पीरियड में नहीं रख पाते थे। तो हम उतना ही पैदा करते थे जितना हम खपत कर लेते थे, कंजम्पशन कर लेते थे। अगर हम बहुत ज्यादा पैदा करेंगे तो वो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी उसको खेती की तरीके से हम पैदा नहीं कर सकते थे। तो जो कोंकण एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो इस बात की थी कि यहाँ पर बहुत पैसा नहीं था। तो यहाँ के जो लोग होते थे, इस एरिया के जो लोग होते थे, जब पैसा यहाँ पर नहीं है, खेती यहाँ पर नहीं होती तो क्या करेंगे? तो वो कुछ
जाएंगे। तो यहाँ के लोग जो है, जो ये कोंकण एरिया था, यहाँ के लोग कहाँ काम करने जाते थे? ये यहाँ पर गोलकुंडा में जाते थे, बीदर में जाते थे, बरार में जाते थे और दूसरी जगहों पर काम करने जाते थे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होते थे, शक्तिशाली होते थे, धोखेबाज नहीं होते थे, जिसके साथ काम करते थे, जिसके लिए काम करते थे, उसके लिए जमकर काम करते थे, यानी इन पर भरोसा किया जा सकता था। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो सबसे पहले इस एरिया पर जहां पर शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र की, उसके बगल का जो सबसे बड़ा एरिया है वो है बीजापुर। इसका नाम क्या है? बीजापुर। आपने सबने नाम सुना होगा बीजापुर, ठीक है, जगह का इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और उसके बगल में क्या है? गोलकुंडा। उसके बगल के ऊपर क्या है? औरंगाबाद। और जो सबसे ऊपर यहाँ पर एक इलाका है, इसको बोलते हैं दिल्ली, और यहाँ पर मुगल शासन कर रहे थे। यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे? मुगल। और मुगल का पूरे भारत पर शासन था, लगभग सब जगह पर शासन था। दक्षिण भारत में मुगल बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिण भारत में मुगल बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये ठीक है, दक्षिण भारत में मुगल बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ चीजें और समझने वाली हैं, उनको हम आपको बहुत आराम से समझाते हैं, एक करके उनको समझिए। एंशिएंट पीरियड में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी और सात डायनेस्टी काम करती थी। इसको ब्रिज डायनेस्टी कहते थे। इसने सीसे और कोटी के सिक्के चलाए और जैनिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। उसी तरीके से अब जो है क्या हो रहा है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? चौहान जी समझ में आ रहा है? 2 मिनट लेट हो गए आप, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मराठा है वो है कौन? तो मराठी कहीं चले नहीं गए, मराठे आज भी हैं। जो महाराष्ट्रियन है, जो कोंकणी बोलते हैं, कोंकण का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, वो महाराष्ट्रियन है। तो अब बात आती है कि हम लोग मराठा राज्य पढ़ेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले इस बेसिक चीज को समझ लीजिए, क्योंकि बार-बार इन चीजों का यूज होगा। मराठे यहाँ से शुरू होते हैं, इस एरिया से, यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये काम करने कहाँ जाते हैं? बीजापुर जाते हैं, काम करने गोलकुंडा जाते हैं, काम करने औरंगाबाद जाते हैं, काम करने दूसरी रियासतों में जाते हैं। दूसरा इनका एरिया और कहाँ पे है? ये दूसरी जगहों पर एरिया जीतते हैं। कुछ एरिया मराठों ने यहाँ पर भी जीता था, कुछ एरिया यहाँ पर भी जीता था। अभी हम लोग एक एक करके शुरुआत करेंगे, ठीक? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पूरा बताते हैं। तो मराठों को सबसे पहले आपने समझा। दूसरा, मराठा लैंड जो है किस चीज के लिए फेमस है? आज भी मराठा लैंड फेमस है। आज ये पैसे वाले क्यों हो गए हैं? क्योंकि आज ये जो उपज पैदा करते हैं वो कॉस्टली बिक रही है, क्योंकि फ्रूट एरिया है, बहुत सारे फल पैदा होते हैं, कुछ मेवाएं भी पैदा होती हैं, और वो चीजें बाजार में स्टोर करके उनको बेच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य शुरू होने में पहला नाम आएगा शिवाजी। मराठा साम्राज्य कैसे शुरू होगा? तो इसकी पहले छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो स्टोरी के रूप में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शिवाजी एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन थे, जिनके मन में एक कल्पना जागृत हुई कि क्यों ना हमारा अपना स्टेट हो, हमारे पास अपना साम्राज्य हो। जैसे मुगलों के पास साम्राज्य है, बीजापुर साम्राज्य है, गोलकुंडा साम्राज्य है, ऐसे ही शिवाजी के मन में आया कि हमारा अपना साम्राज्य हो। शिवाजी के जो पिता थे, इनकी माँ का नाम था जीजाबाई और शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले एक छोटे से जागीरदार थे, लेकिन ये काम करने दूसरी रियासत में जाया करते थे। क्यों जाते थे दूसरी रियासत में काम करने, जब वो खुद जागीरदार तो थे, लेकिन हमने अभी आपको बताया इस एरिया में बहुत कुछ पैदा नहीं होता था। इस वजह से पैसे के लिए, यानी कोई भी चीज चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए दूसरी रियासतों में काम करने यहाँ के सभी लोग जाते थे, जहाँ पर इनके पापा भी जाया करते थे, इनके पिता भी जाया करते थे। तो जब ये बहुत छोटे थे तो इन्होंने अपने फादर से ये कहा कि आप दूसरी रियासतों में काम करने क्यों जाते हो? हम खुद एक रियासत के मालिक हैं, तो हमें दूसरी जगहों पर काम करने नहीं जाना चाहिए।
तो इनके पिता ने, शाहजी ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो और इस बात को नहीं समझ सकते, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से काम करने जाना पड़ता है। शिवाजी के मन में तभी से आ गया था कि हम अपना स्टेट बनाएंगे, अपना राज्य बनाएंगे और हम वहां के राजा होंगे या हम वहां पर राज्य करेंगे, हमें किसी के यहाँ काम नहीं करना चाहिए। जब पिताजी दूसरी जगह पर काम करने जाया करते थे, उस समय इनकी माँ जीजाबाई और जिस दुर्ग में ये रहते थे वहां का रक्षा, यानी वहां की रक्षा कौन करता, उसकी देखरेख कौन करता, तो उसकी देखरेख कौन किया करते थे, इनके एक संरक्षक थे। वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव जो थे, दादाजी कोंडदेव, ये जो थे शिवाजी के संरक्षक थे। ये उस समय देखरेख किया करते थे किसकी, शिवाजी की, उनकी मां की, उनके दुर्ग की और उनके पूरे उस रियासत की देखरेख किया करते थे। तो इस तरीके से काम शिवाजी के मन में आया कि वो एक रियासत के मालिक बने। अब जब शिवाजी बड़े होने लगे और 12 साल की उम्र के हुए, कितने वर्ष की उम्र के, 12 साल के, बोला कितने, आजकल 12 साल का बच्चा कितना छोटा होगा, सोचिए आप। यहाँ पर जितने बच्चे आप जुड़े हुए हो, जो यहाँ पढ़ रहे हो एनडीए सीडीएस की, वो सब 16 साल से ऊपर के होंगे। तो शिवाजी जब 12 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने सबसे पहली बार अपने पिता से अपनी रियासत ली और रियासत लेने के बाद वहां पर काम करना शुरू कर दिया। उनके मन में जो भाव था उस चीज को उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक अपनी मवालियों, मवाली समझते हैं, गुंडा मवाली जिसको बोलते हैं, मवालियों की एक बहुत बड़ा गुट बनाया और गुट बनाने के बाद उन्होंने एक दुर्ग को जीत लिया। अब हम उनको एक एक करके क्रम करके आगे बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य को 2 भागों में बांटा जाएगा, समझिए। एक थोड़ी सी स्टोरी बताने लगती है। मराठा साम्राज्य को 2 भागों में, पहला जो है वो समय कौन सा है और दूसरा समय कौन सा है। पहला समय है छत्रपति का समय, छत्रपति, दूसरा छत्रपति। पहला समय है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति का समय, और दूसरा है पेशवा। तो जो छत्रपति है, छत्रपति सबसे पहले कहां से आया? छत्रपति की उपाधि सबसे पहले शिवाजी ने धारण की जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। जब वो औरंगजेब की कैद से निकलकर बाहर आए, तब उन्होंने पहली बार अपना रायगढ़ की दुर्ग में अपना राज्याभिषेक कराया और उस समय हिंदुओं को बचाने की कसम खाई कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, हिंदुओं की जो है एक साम्राज्य बनाऊंगा, हिंदुओं को बचाऊंगा। तो जब उन्होंने ये कसम खाई तो उन्होंने एक छत्रपति उपाधि धारण की। तो पहला समय है छत्रपति का समय। ये कब से शुरू होता है? ये शिवाजी के पीरियड से शुरू होता है, यानी शिवाजी के जन्म से मान लो 1627 ईस्वी से लेकर के 1713 तक, 1627 से 1713 तक का समय है। इसको बोलते हैं छत्रपति पीरियड शिवाजी। और देन उसके बाद जो है 1713 से लेकर के 1857 तक या 1858 तक का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? पेशवा का पीरियड। यानी इस समय जो थे वो पेशवाओं का पीरियड रहा। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाते थे? पेशवा कहलाते थे। तो ये है पेशवाओं का पीरियड, ठीक है। सबसे पहले इनकी क्या विशेषता थी, मराठाओं की क्या विशेषता थी, उनको ध्यान रखिए। तो इनकी मराठाओं की पहली विशेषता थी, फर्स्ट, ये ईमानदार, ईमानदार सबसे ज्यादा। नंबर 2, ताकतवर। नंबर 3, ये निडर, डरते नहीं, ये आज भी निडर। ठीक, अभी देखिए बीच में प्रॉब्लम चलती रहती है, जैसे इस समय सरकार चल रही है। तो पहली बार महाराष्ट्र में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर महाराष्ट्रियंस की सरकार बनी।
अभी तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, कभी कांग्रेस की, कभी किसी की सरकार होती थी, लेकिन पहली बार उस जमीन पर उन्हीं लोगों ने सरकार बनाई है जो वहां के मूल निवासी हैं, यानी महाराष्ट्र ने बनाई है। इस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन है ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो इस समय वहां पर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। तो ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। अब इनकी ये खूबी जो है कि इनको क्या दिलाती थी, ये बाहर जाकर काम करते थे और इनको बड़ी इजीली काम मिल जाया करता था, ठीक है। अब बात आती है शिवाजी की। शिवाजी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 में हुआ था और ये सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई और पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी जो थे बीजापुर के एक सामंत थे। बीजापुर के एक सामंत थे, मैंने भी बोला आपसे कि बाहर जाकर काम करते थे, तो ये बीजापुर के एक सामंत थे। शिवाजी छोटे से बालक थे और शुरू से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। इन्होंने 12 वर्ष की कम उम्र में अपने पिता से पूना की जागीर की। अब बात आती है कि जो एंशिएंट पीरियड में कोंकण एरिया था या एंशिएंट पीरियड में जो शिवाजी की सरकार थी वो कहां से कहां तक थी, सरकार मतलब उस समय उनकी जागीर थी। तो अब आप इसको जरा समझते हैं। जैसे ये हमारे भारत का नीचे का हिस्सा है, ये आपका जो है श्रीलंका, और ये एरिया है ये कोंकण एरिया है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ये गुजरात है, आज भी गुजरात है, ठीक है। गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, ठीक है। गुजरात क्या है पहले इसको समझो। एशियंट पीरियड से या मध्यकाल में जितना डेवलपमेंट गुजरात में हुआ उतना कहीं नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर मैं एक बात को आपको बताना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में गुजरात मॉडल को दिखाकर भारत के अंदर सरकार दी कि गुजरात मॉडल से अच्छा कुछ नहीं। तो गुजरात मॉडल को बनाने में प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है, माननीय मोदी जी का, वो 1% हो सकता है, लेकिन गुजरात मॉडल जो है उसके 99% जो योगदान है गुजरात मॉडल को बनाने में वो प्रकृति का है। प्रकृति मतलब नेचर का है। कैसे? गुजरात जो है वो हमारा कोस्टल एरिया है, प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट मिडियोवल हिस्ट्री से लेकर और एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर गुजरात में शुरू हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप इस विश्व की पहली सभ्यता की बात करेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर एक जगह मिलती है जिसका नाम है लोथल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जगह मिलती है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित था और यहां से कुतुबनुमा मिला। सुनिए, कुतुबनुमा, इसका मतलब था कंपास सुई। ये मिली थी। ये इसका यूज समुद्र के अंदर होता है, जब शिप जाते हैं तो इसको देखने के लिए, दिशा को देखने के लिए। यानी उस जमाने में लोथल से कुतुबनुमा मिलने का क्या इंडिकेटर है कि एंशिएंट पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में गुजरात से व्यापार हुआ करता था, यानी बाहर से हम चीजों को लाके ले जाते थे। यानी उस समय से गुजरात नेम फेम में था, नंबर 1। इसके बाद पूरे एंशिएंट पीरियड में गुजरात से काम होता था। मिडिवल काल में जो अंग्रेज आए, तो अंग्रेज में चाहे कोई आए हो, चाहे वो डच आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे पुर्तगाली आए हो, उन सबका फोकस गुजरात में था और सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कहां पर लगाई गई? गुजरात में लगाई गई। तो जब सबसे ज्यादा काम गुजरात में होगा, फैक्ट्रियां गुजरात में लगेंगी, तो वहां से पैसा भी निकलेगा। जब पैसा भी निकलेगा तो डेवलपमेंट होगा, मैक्सिमम लोग वहां पर रहेंगे। इसलिए गुजरात मॉडल को दिखाया गया। तो ये एंशिएंट पीरियड से बहुत धनी था। तो कोंकण एरिया यहां से शुरू होता है, उसके नीचे यहां से शुरू होता है, इस जगह से, महाराष्ट्र से, और नीचे कहां तक चलता है? तो कहां से शुरू होता है? एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, नदी है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी, आप जानते होंगे नर्मदा और ताप्ती उल्टी बहती है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी से ये एरिया शुरू होता है। शिवाजी का जो राज था, और ये कहां तक चलता है? ये एक जगह और है जिसको आप जानते होंगे, गोवा। गोवा तक ये स्थित है। तो ताप्ती से लेके गोवा के बीच में एक एरिया स्थित है। ये इनका राज था जो इन्होंने शुरुआत की थी बेसिक। फिर तो इनका राज पूरे भारत में फैला, दक्षिण से लेकर उत्तर तक पहुंच गए। जब अहमद शाह अब्दाली से ये हारे थे तब तक कहां तक पहुंच चुका था राज्य, उसको हम बाद में बताएंगे आपको। तो ये पहली चीज थी। अब जो यहाँ के लोग थे वो काम
जाते थे कहां कहां, वो मेन जो जगह थे वो कौन थे, गोलकुंडा, बरार, गोलकुंडा, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर। अहमदनगर नगर और बीजापुर, यहां से जो लोग थे ये काम करने के इलाकों में जाया करते थे। ठीक, शिवाजी का ये मानना था ये हमारे लिए काम करेंगे तो आउटपुट ज्यादा निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे शुरू करते हैं, इसी क्या एक एक करके समझते जाइए। शिवाजी कैसे अब आगे बढ़ेंगे, यानी अपने साम्राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम शिवाजी की जो इसके जस्ट बगल में था वो कौन था, बीजापुर। और बीजापुर में किसका शासन था, बीजापुर में जो शासन था वो वहां का मेन व्यक्ति है आदिल शाह का शासन था बीजापुर में। हम इस बात को समझिए अच्छे से, आदिल वंशी शासन था। किसका शासन था, आदिल वंशी, आदिल वंश। ठीक है, यहां पर शासन था और इसको जब तक नहीं हरा लेंगे तब तक अपने साम्राज्य को एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब जरा गौर करिए, इसी के जस्ट बगल में क्या था, गोलकुंडा। ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे और जो मुगल साम्राज्य था वो इन दोनों को जीतना चाहता था। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कैमरे ऑन रखा करो भाई तुम लोग, कैमरे ऑन अगर रखोगे तो हम आपको देख पाएंगे, आप हमको देख पाएंगे, तो पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। ब्लाइंडली आप समझिए, हमारे हिंदू धर्म में हमने अपने देवी देवताओं को क्यों बनाया इसको समझो। दूसरे धर्मों में उनके देवी देवता नहीं है, वो कहते हैं कि वो देवी देवताओं को हमने नहीं देखा तो उनकी फोटो हम क्यों बनाए। मेरी बात को समझना आज की बात, तो ये बंद नहीं करोगे। तो जैसे मुस्लिम्स ने अपने देवी देवता नहीं बनाए, वो नहीं जानते अल्लाह कैसे दिखते हैं, किसी ने नहीं बना पाया। समझना नहीं मिला, हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। तो उन्होंने कहा हमने नहीं देखा इसलिए नहीं बनाया, तो हमने अपने क्यों बनाया इसको समझिए। हमने अपने देवी देवताओं को इसलिए गढ़ा, अपने से अच्छा गढ़ा, क्योंकि जब हम किसी साकार रूप के सामने बैठते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। मानते कि नहीं मानते? जैसे हम आपको देख के पढ़ाएंगे तो ज्यादा शायद हमको अच्छा लगेगा। आप मान लीजिए हमें नमस्ते करना है, आप सबको ऐसे नमस्ते करेंगे, ऐसे थोड़ा नमस्ते करेंगे। तो इसलिए देवी देवता अपने अपने बनाए हैं ताकि हम मंदिर में जाएं और देखें शिव भगवान, शिव भोलेनाथ बिग बॉस हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हम उनसे ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, और भगवान कुछ नहीं है, आप भगवान हमारे मन की कल्पना है, तो जो कल्पनाएं हमने की भगवान वैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उसी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ये साम्राज्य को हमारे पढ़ा रहे हैं, मुगल साम्राज्य, ये हिंदू धर्म की जड़ है, नींव है, समझ लीजिए नींव। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हिंदू धर्म की, हिंदुइज्म की नींव है। तो हम लोग जो थे उसको बता रहे थे कि जो मुगल थे ये दोनों पर शासन मतलब दक्षिण भारत में आना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, मुगलों की भारत में पराजय और मुगलों की भारत में दुर्दशा का भी एक बहुत बड़ा कारण जो है ये है कि उनकी जो दक्षिण अभियान था, यानी दक्षिण जीतने का अभियान था, वो उनका जो है सबसे बड़ा कारण था। किसका? उनकी हार का, उनकी बर्बादी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दोनों जितना चाहते हैं, इनका दोनों में आपस में टक्कर, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और आपस में दूसरे जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में लड़ा करते थे। तो इनका साम्राज्य कहां कहां दिखता, जो ये मैंने पहली चीज बताई। दूसरी है बेलारी, इस जगह की जगह पड़ती थी बेलारी, यहां पर इनका साम्राज्य था बेलारी, बेलारी यहां पर भी इनका साम्राज्य। एक और जगह है जहां इनका साम्राज्य था कोलाब, कोलाब नाम का जो राज्य पड़ता है यहां पर कोलाब, कोलाब यहां पर इनका था। उस साम्राज्य यहां पर भी था जिसका नाम है तंजावुर, तंजावुर, तंजावुर यहां पर भी इनका साम्राज्य था। इतनी जगह पे था। इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। तो जब आगे बढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले इनको जीतना था किसको? बीजापुर। अब बीजापुर में क्या प्रॉब्लम थी? वहां पर वो इतना आसान तो था नहीं जीतना इनके लिए, तो
उसको हराने के लिए, और बीजापुर को इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जो इन्होंने अपना विजय अभियान शुरू किया वो कैसे किया उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। इस पॉइंट को नोट करें, 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ 1643 में शिवाजी ने क्या जीता? सिंहगढ़ का किला जीता। सबसे पहली चीज, ये इनकी पहली विजय थी। ये कहां पड़ता था? ये आपकी गोलकुंडा का ही हिस्सा था, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, ये इनका किसका हिस्सा था? बीजापुर का हिस्सा था। सबसे पहले इन्होंने इसको जीत लिया, ठीक। इसके बाद इन्होंने सेकंड नंबर पे क्या किया? फिर इन्होंने 1646 में 19 वर्ष की आयु में इन्होंने एक दल बनाया अपने लोगों का, और दल बनाने के बाद इन्होंने एक तोरण का किला लिया। 1646 में इन्होंने एक दल बनाया और दल बनाकर तोरण का किला लिया। तोरण, तो कुछ मवाली लोगों का इन्होंने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने तोरण का किला लिया। यहाँ से इन्होंने अपनी वर्चस्व को, अपने पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन आप एक चीज बताइए, एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। जैसे किसी के परिवार में क्या होगा? एक माँ होगी, एक पिता होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, और उनको खिलाने, पिलाने, पढ़ाने, लिखाने, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। तो देश चलाने के लिए और साम्राज्य चलाने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? और जो ये एरिया है, मैंने पहले ही आपको बताया, ये पैसे से कमजोर एरिया था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। जब कमाई नहीं थी तो आप किसी से टैक्स कैसे लोगे? जैसे आप समझना, हमारा देश भारत में 135 करोड़ जनसंख्या है। 135 करोड़ पॉपुलेशन भूखी तो नहीं सोती, सब खाना खा रहे हैं। तो अगर सब खाना खा रहा है, कोई भूखी नहीं सो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से सब कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कम ज्यादा सब कमा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार सबसे टैक्स नहीं मांगती। समझना, हमारी सरकार को वास्तव में जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा 1 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जिनमें 50 लाख लोग ही टैक्स भरते हैं, बाकी तो सब रिटर्न भरते हैं। समझना, तो ये पैसा जो है एंशिएंट पीरियड में, अच्छा मान लीजिए आज हम इतनी बड़ी सरकार हमारी चल रही है, और उसको अगर हम पैसा नहीं देते हैं, कमाते सब हैं, खाते सब हैं, तो इस सरकार को, देश को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, जो बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, सरकार उन्हीं से टैक्स लेती है। और अगर गरीब आदमी से टैक्स लेने लगेगी, बहुत गरीब आदमी से टैक्स लेने लगेगी, जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहे हैं, अगर उनसे टैक्स लेने लगेगी तो जरा सोच के देखिए, विद्रोह हो जाएगा, पूरे देश में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, विद्रोह शुरू हो जाएगा, सरकार के खिलाफ विद्रोह होने लगेगा। तो शिवाजी का जो इलाका था वो बहुत पैसे वाला इलाका नहीं था, ये कोंकण एरिया, गरीब एरिया था। तो जब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, समुद्र के किनारे होने की वजह से पानी बार-बार बरसता, ज्यादा बरसता है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो अगर ऐसे में अगर इन लोगों से ज्यादा टैक्स लेते तो वो शिवाजी के खिलाफ ही विद्रोह कर देते। इसलिए इन्होंने अपने एरिया बाहर बढ़ाए, और जब बाहर के एरिया इलाके जीते तो भी आगे हम बढ़ाएंगे, जो इलाके ये बाहर से जीतते थे उनको सिक्योरिटी और सिक्योरिटी देने का उनसे चौक वसूलते थे। उस टैक्स को क्या बोलते हैं? चौक। तो सबसे पहले किसी भी चीज को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की होती है। अब वो पैसा कहां से आएगा इनके पास, शिवाजी के पास? तो इन्होंने 2 दुर्ग जीत लिए। इसको जीतने के बाद इन्होंने धीरे धीरे करके अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाया। 1647 में बीजापुर के सुल्तान से बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर के दुर्गों को छीन लिया। तो इसके बाद इन्होंने जो किया है वो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। देखिए 1647, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है। 1647 में इन्होंने क्या किया है उसको समझिए। बीजापुर के सुल्तान से, यानी अपने जस्ट बगल से, बिल्कुल पड़ोसी से, बीजापुर के सुल्तान से बारामती, इंद्रपुर,
इंद्रपुर, ठीक है, बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर, सिंहगढ़ एवं पुरंदर, पुरंदर कितने दुर्गों को इन्होंने क्या किया? छीना। किससे छीना इन्होंने? इसको छीना बीजापुर से। तो जब किसी का एरिया, किसी के कमाई वाले इलाकों को आप छीनोगे, उसको आप कमजोर करोगे, तो आप उसको अपना दुश्मन भी बनाओगे। इस बात को समझना। तो बीजापुर, अच्छा ये पावरफुल थे। तो बीजापुर के लिए उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी शिवाजी को रोकना, ठीक है। तो शिवाजी को रोकने के लिए उसने क्या किया, उसको भी समझिएगा। शिवाजी को रोकने के लिए उसने 1659 में, समझना, 1659 में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए, शिवाजी को रोकने के लिए, शिवाजी को डोमिनेट करने के लिए, शिवाजी की ताकत को कम करने के लिए उसने क्या किया? बीजापुर ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान, समझना, 1659 में एक छोटा सा आदेश होता है, किसका? बीजापुर। क्या होता है? बीजापुर का जो सुल्तान है वो अपने सेनापति से कहता है, अफजल खान से, जो एक लंबा चौड़ा ताकतवर इंसान है, उससे कहता है कि तुम किसी भी तरीके से शिवाजी की ताकत को कम करो, उसको मारो या उसको बांध कर मेरे पास ले आओ। क्यों? क्योंकि जब तक उसको बांधा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, तब तक वो अपनी ताकत को बढ़ाता रहेगा। क्योंकि समझिएगा, शिवाजी जो है उसके बारे में सुन लीजिए, छापामार युद्ध के जनक है शिवाजी। किसके जनक हैं? छापामार, गोरिल्ला युद्ध जिसको बोलते थे, छापामार युद्ध के जनक है। छापामार युद्ध में निपुण थे और इतनी जो है बड़ी जल्दी से फटाफट उन्होंने इतने सारे दुर्ग जीत लिए थे। तो उसने कहा कि कैसे कि उसको मारो। अब वो बहुत लंबे समय तक शिवाजी का वेट करता रहा कि किसी तरीके से घात कराकर शिवाजी को मारा जाए, लेकिन शिवाजी दुर्ग से बाहर नहीं निकले। फिर उसने क्या किया, इसको समझिएगा। अफजल खान ने, इसको समझिएगा, अफजल खान ने अपना एक दूत भेजा। किसको? दूत। किसके पास? शिवाजी के पास। शिवाजी, अफजल खान ने अपना एक दूत भेजा। दूत को जानते हैं ना? एक दूत भेजा कि तुम जाओ किसके पास? शिवाजी के पास, और उससे हमारी वार्ता कराओ, किसी भी तरीके से हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार हो। तो किसको भेजा था उन्होंने? उसका नाम था कृष्णराव भास्कर। उसका नाम क्या है, नोट कर लीजिए। अफजल खान ने शिवाजी के पास कृष्णराव भास्कर को भेजा। ये भी मराठी था। अफजल खान ने शिवाजी के पास कृष्णराव भास्कर को भेजा। कृष्णराव भास्कर को भेजा, ध्यान रखिएगा, कृष्णराव भास्कर को भेजा, ठीक है, जो कि अपने आप में क्या था? कृष्णराव भास्कर, कृष्णराव भास्कर, दूत का नाम है कृष्णराव भास्कर, ये भी मराठी था। तो इसको भेजा। तो ये जब शिवाजी के पास जाता है और उससे बताता है कि भाई हम मिलना चाहते हैं और अफजल खान जो है वार्ता करना चाहते हैं, तो शिवाजी को इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफजल खान हमको छल कपट से, धोखे से, किसी भी तरीके से मार दे। तो ये बात बिल्कुल सच भी है। उसके मन में ही जोर था, वो शिवाजी को मारना ही चाहता था। तो उसने कृष्णराव भास्कर से ये कहा कि इस बात की सिक्योरिटी दे सकते हो कि अगर हम मिलने जाएंगे तो हमें नहीं मारेंगे। तो इस बात पर ये कोई बात नहीं बोलता है, यानी ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके मन में छल हो और वो शिवाजी को मार दे। तो ये जब ज्यादा कहता है तो शिवाजी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, हम अफजल खान से मुलाकात करेंगे, बीजापुर के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ शर्त हमारी होगी। जैसे मुलाकात कहाँ होगी वो जगह हम डिसाइड करेंगे। शिवाजी कहते हैं कि मुलाकात कहाँ होगी इस जगह को मैं डिसाइड करूंगा, पहली चीज। दूसरा, वहां पर कोई और नहीं
ठीक है, ये बात बोलते हैं। तो एक जंगल में मुलाकात फिक्स की जाती है, एक छोटा सा तंबू लगाया जाता है, यहाँ पर शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात होती है। चूंकि अफजल खां के मन में चोर था, इसलिए शिवाजी पहले से प्रिपेयर हो गया। तो वो प्रिपेयर होके आते हैं, तो वो शिवाजी बहुत ज्यादा हाइट के नहीं होते, छोटे कद के होते हैं, और अफजल खां बहुत लंबा होता है, 6 फुट का होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो जैसे ही शिवाजी के मन में, चूंकि शिवाजी जानते हैं कुछ गलत हो सकता है, इसलिए शिवाजी अंदर जिसको आप कह सकते हो कि बुलेट प्रूफ कह सकते हो, यानी अंदर से वो जो है लोहे की जैकेट पहनते हैं, ऊपर से कपड़े पहनते हैं, और अपने हाथ में जो है बाघ नख, एक शब्द है बाघ नख का मतलब ये है बाघ का नाखून से बना हुआ एक औजार जो होता है, उसको अपने हाथ में पहन लेते हैं। बाघ नख समझते हो, शेर के नाखून से बना हुआ एक सिस्टम है, वो अपने नाखून अपने हाथों में पहन लेते हैं। सिर पर भी एक जो है कैप लगाते हैं, जो बहुत मजबूत और लोहे की होती है, कि अगर सिर पर बाघ हो तो भी उनको कोई दिक्कत ना हो। लाइक कह सकते हो आप हेलमेट लगा लेते हैं। इस तरीके से वो मिलने पहुंचते हैं, और जैसे ही अफजल खां से मुलाकात होती है तो अफजल खां उनको मारने की, दबाने की कोशिश करता है, और खंजर जो है अपने हाथ से उनके पीठ में मारने की कोशिश करता है। तो जैसे ही शिवाजी को ये पता चलता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, तो शिवाजी जो है उसी बाघ नख से उसका पेट जो है फाड़ देते हैं, और उसकी इंटेस्टाइन्स को, आंतों को बाहर खींच लेते हैं, पेट फाड़ के आंतें बाहर निकाल देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और समझिए इस बात को, ये जो समय है, ये जो घटना है, ये शिवाजी के जीवन में टर्निंग पॉइंट है। फिर समझो, ये घटना शिवाजी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट है, मराठा साम्राज्य में टर्निंग पॉइंट है। इससे क्या होता है, जो बाहर मैसेज जाता है वो बड़ा जबरदस्त जाता है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति अफजल खां को शिवाजी ने जो है मार दिया, ये मैसेज जाता है, जिससे शिवाजी की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जो है शिवाजी पावरफुल होने लगते हैं। तो ये एक घटना है जिससे शिवाजी की ताकत का पता चलता है कि किस तरीके से शिवाजी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक चीज और होती है, जो कृष्णराव भास्कर है वो शिवाजी पर हमला करता है। वो उसको कहते हैं कि हम तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन वो नहीं मानता है। जब बार बार हमला करता है तो शिवाजी कृष्णराव भास्कर को भी मार देते हैं। ठीक, तो शिवाजी इस तरीके से अपना आगे बढ़ रहे होते हैं। शिवाजी 1656 ईस्वी में कोंकण में कल्याण और जवाली का दुर्ग भी जीत लेते हैं। ठीक है, जवाली राजा चंद्रदेव का वध करके जीतते हैं। इसको समझिए, एक और घटना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 1656 की हो गई, इसके पहले एक चीज छूट रही है, वो मैं और क्लियर कर देता हूं। ठीक, 1656 ये जो मैंने घटना को बताई है, ये 1659 की बताई है। एक चीज छूट गई है, उसको और बता देते हैं। 1656 वो जवाली का दुर्ग का किला, जवाली का किला, जवाली फोर्ट, जवाली का किला जीतते हैं। तो जवाली का किला जो है वो किससे जीतते हैं? राजा चंद्रदेव का वध करके जीतते हैं। राजा चंद्रदेव का वध करके वो जवाली का किला जीतते हैं। तो अपनी पावर को वो बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं बोलूंगा, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बीच में आपको चीजें बताते चलेंगे। जीतते हैं 1663 में दक्कन के मुगल वाइसराय शाइस्ता खां को शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया। समझिए, 1663 समझते जाओ। 1663 में शाइस्ता खां
शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को शिवाजी ने हराया। ठीक है, ये मुगल था जिसको इसने हराया। तो जब इसको हराया तो इसकी ताकत, शिवाजी की ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगी शाइस्ता खां के। तो कैसे हराया था इस बात को हम आपको बता रहे हैं। शिवाजी जो है वो निपुण थे छापा मार युद्ध। तो जब शाइस्ता खां रुका हुआ था तो रात के वक्त में शिवाजी ने छापा मार युद्ध किया और शाइस्ता खां के ऊपर रात को आक्रमण किया और शाइस्ता खां को क्या किया, मार दिया। इस तरीके से 1663 में शाइस्ता खां को मारा और धीरे धीरे इनका जो है विजय अभियान आगे बढ़ने लगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। शाइस्ता खां को नहीं मारा। शाइस्ता खां के ऊपर जब आक्रमण किया तो शाइस्ता खां का बेटा मारा गया और शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट गई। बेटा मारा गया और 3 उंगलियां कट गई और शाइस्ता खां वहां से भाग गया। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो 1664 शिवाजी ने सूरत को लूटा। अब क्या समझिए, सूरत जो था वो मुगलों के कब्जे में था। सूरत जो है मुगलों के कब्जे में था, जिसको इन्होंने लूटा। इसका मतलब इन्होंने सीधे किसके ऊपर चोट की, मुगलों के ऊपर चोट की, यानी औरंगजेब के ऊपर इन्होंने चोट की और उन्होंने जो है मुगलों को सूरत को लूटा। तो जब सूरत को लूटा तो इनके पास एक बहुत बड़ा खजाना आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। यानी शिवाजी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते थे, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी यानी पैसा, वो इनके पास भारी भरकम तरीके से आया। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें किसको हुई, मुगलों को हुई, औरंगजेब को हुई। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसके पास पहुंच गया, शिवाजी के पास पहुंच गया। तो मुगलों को उन्होंने 1664 में लूटा, सूरत को लूटा, ठीक है, कह सकते हैं। और सूरत मुगलों के अधीन था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो है अगली जो घटना है वो 1665 है। अब उसकी बात करते हैं 1665। देखिए विषय ध्यान रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। 1665 में क्या हुआ, शिवाजी की ताकत को कम करने के लिए, यानी इनकी ताकत पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, इनकी ताकत पर रोक लगाने के लिए क्या किया, औरंगजेब ने किसको भेजा, किसी को बताएगा कोई? शिवाजी को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? थोड़ा तेज बोलो, हम सुन लेंगे, नहीं पता, चलो। तो शिवाजी को रोकने के लिए जो है एक हिंदू शासक था, राजा जयसिंह। राजा की इनको उपाधि दी गई थी जयसिंह। राजा जयसिंह को जो है उसने भेजा कि किसी तरीके से कैसे भी आप जो है, राजा जयसिंह बहुत ताकतवर व्यक्ति था और जो है औरंगजेब का सबसे कर्मठ सिपह सालार था, यानी सबसे ज्यादा इलाके को जीत के देने वाला सिपह सालार था, सबसे ज्यादा विद्रोहों का दमन करने वाला था। उसको भेजा कि तुम जाओ किसी भी तरीके से जो है शिवाजी को किसी भी तरीके से, उसके विजय अभियान को किसी भी तरीके से उसको रोको, क्योंकि सूरत को जीतने के बाद बहुत तरह की समस्याएं पैदा होने लगी थी। 1664 में जैसे ही सूरत जीता गया तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था किसके लिए, मुगल साम्राज्य के लिए, ठीक है। तो अब उसको रोकना था। तो राजा जयसिंह जो है वो शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। तो तमाम तरह की बातें होती, एक वार्ता होती है, आपने नाम सुना होगा पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि। तो 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, 1665 फिर से 1665, इसका नाम है पुरंदर जो किला था, जो जीता था उन्होंने शिवाजी ने, वहां पर होती है, इसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। ध्यान रखिए, पुरंदर की संधि 1665। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होती है, इसको समझिए। तो
पुरंदर की संधि दो लोगों के बीच में होती है, मराठा और मुगल। पुरंदर की संधि दो लोगों के बीच में हो रही है, मराठाओं के बीच में और मुगलों के बीच में। मुगल की तरफ से कौन है? जयसिंह, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति। मराठाओं की तरफ से कौन है? शिवाजी। शिवाजी शिवाजी जी उनका विजय अभियान रोकने का नाम नहीं ले रहा है, जो बहुत एम्बिशियस है, बराबर अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, साम्राज्यवादी नीतियां अपना रहे हैं। दोनों के बीच में संधि होती है, तो संधि में कुछ चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि जब शिवाजी अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, जब वो बच्चे थे, तभी वो अपने पिता से ये कह रहे थे कि हम स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं, हम किसी के यहाँ जाकर क्यों काम करें, आप किसी का क्यों काम करते हो। तो फिर वो जो है कोई संधि क्यों करेंगे, वो मुगलों के अधीन क्यों आएंगे। वो तो एकदम से खुद राजा बनना चाह रहे थे, खुद एक बहुत बड़े विभाग के जो है स्वामी बनना चाह रहे थे, ये बात थी। लेकिन क्या होता है, इनकी भी एक समस्या है, इनकी भी एक समस्या है, तो दोनों की एक समस्या कॉमन है। जो कॉमन समस्या है वो है बीजा। ठीक है, यानी मुगलों की समस्या है, मुगल भी बीजा को हराना चाह रहे हैं, वहां पर गोलकुंडा बीजा को हराकर वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे हैं। मराठा भी यही सोच रहे हैं कि हम बीजा को, गोलकुंडा को और पीछे के इलाके को, औरंगाबाद को, उसके नीचे के इलाके को पूरा हराते हुए वहां पर हम क्या करें, अपना शासन करें। समझते जाइए, वहां पर क्या करें, अपना शासन करें। तो दोनों लोग जो है ये करना चाह रहे हैं। कुछ जैसे इस तरह की बात भी होगी, करने के बाद किसी भी तरीके से शिवाजी को उन्होंने तैयार कर लिया, इसके लिए संधि के लिए। तो जो संधि हुई उसमें क्या हुआ, जरा उसको समझिए। जब संधि होती है मुगल, तो जो संधि होती है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहले पॉइंट है, शिवाजी अपने 35 किलो में से 35 किले जो शिवाजी के पास होते हैं, इन 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देते हैं। समझिए, 35 किलो में से 23 किले किसको देते हैं? मुगलों को देते हैं। समझने की बात होती है, बहुत बड़ी बात है कि जो 35 किले शिवाजी ने जीत रखे हैं, उनमें से 23 मुगलों को देते हैं। 23 मुगलों को देते हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना। इससे मुगलों पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके इलाके से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता। तो जो 23 किले देते हैं, उनसे उनको कितने रेवेन्यू का नुकसान होता है, इस बात को जरा समझो। 35 में से 23 किले देंगे तो उसमें से 4 लाख। दूसरा पॉइंट समझिए, इन किलों से 23 किलों से 4 लाख, उस समय की मुद्रा चलती थी वहां पर, वो थी 4 लाख का नुकसान होता है। 4 लाख का नुकसान होता है किसका? शिवाजी का 4 लाख का नुकसान होता है शिवाजी का इन 23 किलो से। ध्यान रखिएगा, इन 23 किलो से कितने का नुकसान? 4 लाख का नुकसान होता है इन 23 किलो से। समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, दूसरा, जो जिस रास्ते चल रहे थे वो रास्ता गड़बड़ हुआ। दूसरा, 23 किले चले गए। तीसरा, 4 लाख का नुकसान हो गया। इसके बदले में अब पागल हो गए शिवाजी, तो इसके बदले में शिवाजी को मिलता क्या है वो भी समझ लेते हैं प्लीज। इसके बदले में शिवाजी को मिलता है, जो जैसे है वो कमिटमेंट करता है कि 5000 मनसब, कल मैंने पढ़ाया 5000 मनसब जो है दिया जाएगा। 5000 मनसब दिया जाएगा। 5000 क्या दिया जाएगा? मनसब। किसको? शिवाजी। अब जरा गौर करिए, यानी औरंगजेब के अधीन होंगे शिवाजी। 23 किले दे चुके हैं, जिसकी वजह से 5000
मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। और अकबर ने शुरू की थी। अकबर के समय सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के समय सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? शाहजहां था। और शाहजहां के समय सबसे बड़ा मनसबदार औरंगजेब था। तो जो मनसब था 5000 मनसब देने का मतलब है 5000 सैनिक जो घुड़सवार और पैदल सैनिक के रूप में शिवाजी रख सकते थे। ये कहा गया कि 5000 जो है मनसब शिवाजी को दिया जाएगा। ठीक है, तो शिवाजी तो ये मनसब लेते नहीं है भाई। जब शिवाजी ये मनसब नहीं लेते हैं तो ये मनसब किसको दिला देते हैं? तो 5000 का जो मनसब है ये मनसब दिया जाता है किसको? 5000 का मनसब ये अपने बेटे को दिलाते हैं। बेटे तो बेटा कौन है? बेटे को दिलाते हैं। तो शिवाजी का बेटा जो है उसको दिलाते हैं अपने मनसब दिलाते हैं। एक मिनट रिकॉर्ड करिएगा, कोई चीज छूट रही है। हाँ, 5000 का मनसब जो है अपने बेटे को दिलाते हैं। ठीक, और पुरंदर की संधि होती है 5000 के मनसब को दिलाकर। संभाजी को दिलाते हैं, माफ करिएगा, अपने बेटे को संभाजी को दिलाते हैं। संभाजी को ये मनसब जो है दिलाते हैं, खुद ये मनसब नहीं देते। अब संभाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार में मनसबदार हो जाते हैं 5000 मनसब। ठीक है, साथ में ये कहा जाता है कि जब शिवाजी को क्या दिया जाएगा? शाही सम्मान दिया जाएगा। शिवाजी को शाही सम्मान मान दिया जाएगा। क्या मैं और रखा भाई? शिवाजी को शाही सम्मान दिया जाएगा, ये भी कमिटमेंट किया जाएगा। अब होता क्या है इसको समझना। जब शिवाजी औरंगजेब के महल में पहुंचते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। उनको थर्ड क्लास सी कैटेगरीज लोगों के साथ बिठाया जाता है और वहां पर उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता जो शिवाजी को पसंद है, जिससे शिवाजी नाराज हो जाते हैं एकदम से और वो वहीं पर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। फिर इस घटना से जो है नाराज होकर औरंगजेब जो है क्या करता है? उनको नजरबंद कर देता है। कहां पर? आगरे में। आगरा में एक जगह है जिसको बोलते हैं जयपुर किला। ठीक है, आगरा में एक जगह है जिसका नाम है जयपुर किला। आमेर का किला भी बोलते हैं शायद। जयपुर किला, इसमें जो है इनको क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया जाता है जयपुर किले। ये वहां पर काफी समय तक नजरबंद रहते हैं। अब ये घटना अच्छी तो किसी को नहीं लगती है, ना शिवाजी को अच्छी लगती है, ना संभाजी को अच्छी लगती है, ना जो है जयसिंह को अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा होता है। फिर शिवाजी वहां से दाएं बाएं करके टोकरी में छुप के जो मिलता है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जो मिलता है वो टोकरी में छुपकर संभाजी के साथ जो है संभाजी को टोकरी में डालकर वहां से निकल लेते हैं और सीधे कहां पहुंच जाते हैं? वहां से काफी दूर निकल जाते हैं, यानी औरंगजेब इनको नहीं पकड़। ठीक है, इस बात से शिवाजी बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं? आहत हो रहे हैं। ठीक है, 1666 में ये जो घटना है 1666 की, यानी ये जो घटना है 1666 में जो है शिवाजी का अपमान होता है, और नजरबंद कौन करता है? औरंगजेब। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। अपमान होता है, उनको नजरबंद कर देता है। अब जब यहां से निकलते हैं शिवाजी, इस बात को ध्यान रखिए, शिवाजी यहां से जब निकलते हैं तो इसका बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं? इसको ध्यान रखिए। इसका बदला लेने के लिए 1667 में विवश होकर औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देता है और बरार की जागीर देता है। क्यों देता है? इस बात को समझना। जब अपमान होता है शिवाजी का, वहां से नजरबंद हो जाते हैं, मतलब वहां से निकाल दिए जाते हैं, मतलब सॉरी नजरबंद कर दिए जाते हैं,
भागने में कामयाब हो जाते हैं अपने पुत्र को लेकर, फिर जब ये वापस आते हैं तो सबसे पहली चीज ये है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और मुगल अंपायर को चोट पहुंचाने के लिए ये अपना जो है राज्याभिषेक करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके पहले जो है जब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं तो 1667 में औरंगजेब इनको राजा की उपाधि देता है। 1667 66 में कैद किया और 67 में राजा की उपाधि राजा की उपाधि मिलती है। ठीक है, 67 में राजा की उपाधि मिलती है इनको। ठीक है, और एक जगह की जागीर मिलती है बरार की। कहां के राजा बनाए थे? बरार की जागीर उनको दी जाती है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1667 में औरंगजेब के द्वारा बरार की जागीर दी गई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गौर करने वाली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझिए। 1670 में शिवाजी विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले जितने किले हैं, गौर करिए, 1670 में 1617 जो 23 किले मुगलों को दिए गए थे, ये संधि तोड़ देते हैं। इस संधि को जो 23 किले मुगलों को दिए थे 1670 में ये संधि तोड़ देते हैं और इस संधि को तोड़ने के बाद यहां से टैक्स वसूलना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं चौथ। इसको क्या बोलते हैं? चौथ। क्या बोलते हैं? चौथ। ये चौथ वसूलना शुरू करते हैं। चौथ का मतलब होता है, जिसको डीप में बताइए, चौथ का मतलब होता है 1/4, यानी जितना कमाई हो रही है उसका चौथा हिस्सा, यानी ये टैक्स। कौन सा टैक्स है ये फिर से एक बार हल्का सा बता दे रहे हैं। शिवाजी यानी मराठा जिस इलाके को वो बाहर से जीतते हैं उस इलाके से चौथ लेते हैं और जो उनका अपना इलाका होता है वहां से वो सरदेश मुक्ति लेते हैं। इसको अभी हम बाद में समझाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि अभी जो है पूरी गाथा चल रही शिवाजी की। 1670 को जो है उन्होंने मैं ये चीज को तोड़ दिया, 23 किले हटा दिए थे। ये जो एक एग्रीमेंट हुआ था 23 किले मुगलों के पास होंगे, ये 23 किले का एग्रीमेंट तोड़ दिया गया। इन 23 किलों को शिवाजी ने अपना फिर से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यहाँ पर एक बात और आती है तो मैं आपको बता दूं, जब 23 किले शिवाजी ने दिए थे इसको मुगलों को, उस समय इस चीज से सबसे ज्यादा आहत जो हुई थी वो इनकी मां जीजाबाई हुई थी और इनके जो गुरु थे कोणदेव वो हुए थे। गुरु नहीं थे, इनके संरक्षक थे कोणदेव, वो हुए थे। और जो इनके गुरु थे तानाजी जो इनके गुरु थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा आहत हुए थे कि इन्होंने 23 किले किसको दे दिए? औरंगजेब को दे दिए, मुगलों को। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बात, ये कहानी हो गई 1670। देख उसके बाद क्या होता है उसको समझना। शिवाजी 1670 में सिर्फ ये 23 किलो का एग्रीमेंट नहीं तोड़ते बल्कि 1670 में वो सूरत को दोबारा लूटते हैं। सूरत को दोबारा लूटते हैं। समझो कितनी बड़ी बात। यानी मुगलों को चोट देने के लिए सिर्फ ये 23 किलो का एग्रीमेंट ही नहीं तोड़ते, ध्यान रखिए। इन 23 किलो का एग्रीमेंट ही नहीं तोड़ते हैं बल्कि वो क्या करते हैं, इस बात को गौर करिएगा, वो सूरत को दोबारा लूटते हैं। यानी दूसरी बार सूरत को जब लूटते हैं तो फिर वहां से अपार धन संपदा किनको मिलती है? उनको मिलती है। ध्यान रखिएगा, शिवाजी को मिलती है। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक कराया। आप सुनो, काफी कुछ शिवाजी के पास हो चुका है। औरंगजेब अपना राज्याभिषेक दूसरी बार कराता है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक दूसरी बार कराते हैं। ध्यान रखिए 1674 में 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक ठीक है। अब ये समझिए, ये राज्याभिषेक शिवाजी औरंगजेब
समझे के तर्ज पे कराते हैं थोड़ा सा गलत है। इस चीज को समझना है। जैसे कुछ चीजें इंसान के अंदर बहुत अच्छी होती है, कुछ बहुत खराब होती है। औरंगजेब जो है वो एक, इसको समझ लो पहले, औरंगजेब एक शाही शासक है, पूरे देश पर कब्जा है उसका, बहुत जगहों से उसके पास पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वो जो अपना राज्याभिषेक करता है वो बहुत ही डिसेंट तरीके से करता है, खूब सारा रुपया पैसा खर्च करके करता है। जब शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक करते हैं 1674 में, ये रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करते हैं। यहाँ पर रायगढ़ के दुर्ग, रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के दुर्ग में, रायगढ़ के किले में अपना रायगढ़ फोर्ट में अपना राज्याभिषेक करते हैं और कुछ उसी तरीके से राज्याभिषेक करते हैं जैसे किसने किया था, औरंगजेब ने किया था, जिसमें बहुत सारा पैसा जो है ये खर्च करते हैं। अब वहीं पर ये क्या करते हैं इसको समझिएगा। एक मिनट लिए बच्चों को होल्ड करो, बच्चों को मैं फिर से जोड़ देता हूं। चलिए प्लीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करते हैं, खूब जम के पैसा खर्च करते हैं और वहां पर ये राज्याभिषेक के समय हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए सब कुछ करने की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी समझिएगा, हिंदुत्व की बात करते हैं और छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। इसकी जो शब्द मैंने सबसे पहले लिखा था, छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, लिखते हैं ना छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं कि अगर मान लीजिए मराठा साम्राज्य का कोई राजा होगा तो वो क्या क्या उपाधि धारण करेगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको छत्रपति महाराज के नाम से जाना जाएगा, छत्रपति उपाधि, छत्रपति महाराज छत्रपति, ठीक है। तो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। तो छत्रपति किसकी उपाधि है, मराठाओं की उपाधि है। सबसे पहले छत्रपति की उपाधि किसने धारण की, शिवाजी ने की। तो सबसे पहले इसको छत्रपति कहा गया, शिवाजी को कहा गया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से शिवाजी का विजय अभियान आगे बढ़ता चला जाता है। शिवाजी की जो मृत्यु है समय मराठा राज्य जो है, जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो मराठा राज्य बेलगांव तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, बेलगांव, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जब कांग्रेस, जब भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था और कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो बेलगांव की अध्यक्षता जो है वो एकमात्र अध्यक्षता की थी। किसने की थी एकमात्र अध्यक्षता, महात्मा गांधी बेलगांव की अध्यक्षता की थी, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव तक इनका साम्राज्य जो है पहुंच चुका था। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हुई, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी, ठीक है। तो ये है शिवाजी का मेन शासन काल। यहाँ से जो है मराठा शक्ति, मराठा साम्राज्य का जो है उदय होता है। फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, शिवाजी का बेटा है संभाजी, जो 1680 से 1689, ठीक। संभाजी का कितना चलेगा पीरियड, 1682 1689 संभाजी, संभाजी का शासनकाल जो चलता है 16 से लेकर के, संभाजी 1680 से लेकर 1689, ठीक। अब हम लोग संभाजी को पढ़ने से पहले शिवाजी की कुछ चीजों की खूबियां भी बताएंगे। तो शिवाजी की खूबियों में सबसे पहले हम उनका जो है फाइनेंस सिस्टम आपको बताएंगे कैसे होता है। आपको सबसे पहले किसी भी राजा को अपना राज्य चलाने के लिए, मोदी जी सब हमारे राजा हैं, तो उनको राज्य चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है।
बिना पैसे के देश नहीं चल सकता। सोच के देखिए पूरे देश में कितना खर्चा है पर डे, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कितने प्लेन चल रहे हैं, कितनी जगह सफाई हो रही है, कितने लोगों को वैक्सीन मिल रही है, कितने लोगों को दवाइयां मिल रही हैं, कितने लोगों को पेमेंट देनी है, कितने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो कमाई नहीं होगी, पैसा कहाँ से दे पाएगा? पैसा नहीं दे पाएगा सरकार नहीं चलेगी, तो सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जो इनका फाइनेंस सिस्टम था शिवाजी का, वो क्या था? शिवाजी का जो फाइनेंस सिस्टम था उसमें दो तरह के टैक्स थे। पहला टैक्स था सरदेश मुक्ति, सरदेश मुक्ति। दूसरा जो टैक्स था वो था चौथ। इनका अंतर क्या है? सरदेश मुक्ति जो टैक्स था ये कहां, इसका नाम कैसे हुआ, पहले इसको समझो। तो सबसे पहले तो बात जो ये है कि जैसे आप देखिए, जो जैसे आप चले जाएंगे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाएंगे तो वहां जो मेन लैंड ऑनर लोग हैं, मेन लैंड ऑनर जो जाति है वो है भूमिहार। भूमिहारों के पास बहुत सारी जमीन है, वो बहुत सारी उपज पैदा करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट पीरियड में कमाएगा वही टैक्स देगा, क्योंकि कमाई का और साधन था नहीं, यही साधन था। जैसे आप चले जाइए गुजरात में, तो गुजरात में जो मेन लैंड ऑनर लोग हैं वो है पटेल। कौन है? उन्हीं के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल लोग हैं, मेन पटेल हैं। तो पटेल जो है वही जमीन जो है वही कमाते थे, तो वही टैक्स देंगे। उसी तरीके से जो कोंकण एरिया है, कोंकण एरिया या आप ये मान लीजिए जो आपका महाराष्ट्रियन एरिया है, वहां पर जो है मेन जो लैंड ऑनर लोग थे उनको बोलते थे सरदेश मुक्ति, सरदेश मुक्ति। तो इसीलिए इस टैक्स का नाम है सरदेश मुक्ति। और समझिए ये टैक्स जो लिया जाता था ये 1/10 होता था, इट मींस 10% होता था। यानी जो टोटल इनकम थी उस इनकम का कितने परसेंट? 10% जो था वो टैक्स लिया जाता था, सरदेश मुक्ति लिया जाता था, ठीक है, 10%। अब आ जाइए चौथ पर। तो जो चौथ है, जो भी मराठा साम्राज्य में जो जमीनें, जो भूमि, जो एरिया मराठा साम्राज्य में मिलाया जाता था, या इसको ऐसे कह सकते हैं, मराठा साम्राज्य जिन दुर्गों पर, जिन इलाकों पर, जिन राजाओं पर उनके एरिया पर कब्जा करता था, उन इलाकों से कौन सा टैक्स वसूला जाता था? चौथ। तो जो चौथ होता था वो 1/4 होता था। चौथ 1/4 होता था, इट मींस 25% होता था। यानी बाहर के इलाके जो जीते जाते थे मराठाओं के द्वारा, वहां से जो टैक्स लिया जाता था वो 20% लिया जाता था। एक्चुअली यहाँ पर समझना ये बहुत गलत चीज थी, ये बहुत ज्यादा था। यानी मराठाओं से जो बाहर के इलाकों को जीत कर टैक्स लिया जाता था वो 25% था, जबकि जो मुगल थे वो कितना टैक्स लेते थे? वो 1/6 लेते थे, 16.66%, 1/6 टैक्स लेते थे और ये 25% लेते थे। जिसकी वजह से जिन इलाकों को शिवाजी ने या इनके बाद के राजाओं ने जीता, यानी जिनको मराठाओं ने जीता, वो लोग जीतने के बाद मजबूरी में ये टैक्स देते थे, लेकिन अंदर से वो पसंद नहीं करते थे, किनको? मराठाओं, अंदर से वो पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से अहमद शाह अब्दाली जिस समय हराता है मराठाओं को इस देश में, मराठाओं की शक्ति खत्म होती, कमजोर करता है, हराता है, वो सिर्फ इसीलिए हारते हैं मराठे, क्योंकि उस समय कोई भी आसपास का राजा साथ देने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अहमद शाह अब्दाली अगर जीत जाएगा तो ये वापस फिर से अफगान चला जाएगा और हमारी जमीनें खाली हो जाएंगी, हम फिर राजा हो जाएंगे। लेकिन अगर मराठे जीत गए तो पूरे देश पर, नॉर्थ इंडिया पर इसका कब्जा हो जाएगा, मराठाओं का कब्जा हो जाएगा और हमको 25% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 25% टैक्स बहुत ज्यादा होता था। तो लोग नहीं चाहते थे कि ये जीते और ये जो है शासन करे। तो चौथ जो था 25% टैक्स था, जो बाद में दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। तो ये चौथ था, ये सरदेशमुखी था, इस तरीके से टैक्स वसूले जाते थे। और इसके कैसे देते थे जब समझ, जिनसे चौथ लिया जाता था उनसे कुछ कमिटमेंट भी लिए जाते थे। क्या कमिटमेंट लिए जाते थे जरा इनको समझना। भाई हमने कोई इलाका जीत लिया, अब वहां से मैं चौथ लेने लगा, तो सबसे पहले आपको पूरा सिक्योरिटी, पूरा प्रोटेक्शन
मराठे देंगे। आपके ऊपर कोई अगर आक्रमण करेगा तो उसके लिए कौन लड़ने आएंगे? मराठे लड़ने आएंगे। इस तरह के बहुत सारे कमिटमेंट भी होते थे कि अगर आप हमको चौक दे रहे हैं तो आपके ऊपर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको मार नहीं सकता, कोई दूसरा आपसे लड़ने आएगा तो हम आपका सहयोग करेंगे। ये सारी चीजें होती थी। इस तरीके से ये मेन टैक्सेशन सिस्टम था मराठा साम्राज्य। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? टैक्सेशन सिस्टम समझ में आया? ठीक है, आज इस तरह से टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये आज क्या है कि भाई जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं 30% देंगे, जो कम कमा रहे हैं 20% देंगे, जो उससे कम कमा रहे हैं 10% देंगे, जो बिल्कुल कम कमा रहे हैं वो नहीं देंगे। कोई चीज आज चल रही है। ठीक, आप हमको आगे आप देखिए, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की, छत्रपति महाराज की उपाधि धारण की। और इनके जो है शिवाजी के जो साम्राज्य था, जब ये राजा बने तो इन्होंने अपना एक मंत्रिमंडल बनाया। जैसे मान लीजिए मोदी मंत्रिमंडल है, तो मोदी मंत्रिमंडल में कुछ लोग किचन कैबिनेट के लोग हैं। समझना, पहले किचन कैबिनेट समझो। किचन को जानते हैं ना? किचन कैबिनेट को आप जानते हैं ना, किचन घर में होती है जिसमें खाना बनता है। तो आपके किचन में कौन लोग जाते हैं? आपके घर में किचन में कौन जाता है? जो आपका घर में सबसे खास लोग, आपकी मासी आएंगी वो किचन तक जाएंगी, आपकी बुआ आएंगी वो किचन तक जाएंगे, आपके परिवार के जो सबसे क्लोज लोग होंगे वो किचन तक जाएंगे। तो किचन कैबिनेट का मतलब समझना क्या है? जैसे मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार में जैसे अमित शाह जी हैं, मैडम स्मृति ईरानी जी हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, ऐसे 8 से 10 लोग ऐसे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है, पीयूष गोयल जी हैं। ये मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में किचन कैबिनेट के लोग हैं। किसके लोग हैं? किचन कैबिनेट, यानी मोदी सरकार इन पर सबसे ज्यादा क्या करती है? भरोसा करती है। अब मेरी बात को समझने के लिए आगे बढ़िए, देखिए क्या। तो जो जब छत्रपति महाराज ने, छत्रपति शिवाजी ने जब अपना राज्याभिषेक कराया और राजा बने, तो उन्होंने अपनी एक किचन कैबिनेट बनाई। उस किचन कैबिनेट का नाम था अष्टप्रधान। उस किचन कैबिनेट का नाम था अष्टप्रधान। क्या नाम था? अष्टप्रधान। यानी इसमें 8 लोग होते थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। शिवाजी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, या मराठे जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। तो जो ये 8 लोग थे, इनमें सबसे बड़ा, सबसे पहला व्यक्ति कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा। ये लिखते जाते हैं, पेशवा, ये सबसे पहला व्यक्ति था, पेशवा। तो जो पेशवा होता था, समझिएगा, पेशवा लाइक प्रधानमंत्री। पेशवा के पास सभी पावर होते थे और सबसे इंपॉर्टेंट पावर होता था पेशवा के पास, वो सारा सब कुछ था। यानी पेशवा हर जगह आधिपत्य रखता था, कुछ भी कर सकता था, सबसे ज्यादा राजा का खास होता था। तो वो जो है, जो सबसे ज्यादा अधिकार रखेगा वो कौन होगा? पेशवा होगा। ठीक है, दूसरा था हर जगह खास पूछेगा। नंबर 2 पे है अमात्य। जो अमात्य होता था, ये क्या होता था? ये फाइनेंस का काम देखता था। ठीक है, इसका काम देखता था फाइनेंस का। ये यानी ये पूरा का पूरा फाइनेंस का काम देखता था। यानी अगर कहा जाए तो ये वित्त अधिकारी होता था, वित्त मंत्रालय देखता था। उसको हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय देखता था, यानी ये वित्त मंत्रालय को देखा करता था, पूरा फाइनेंस का काम संभालता था। कितना टैक्स आएगा, कितना कहां पर खर्च होगा, किन चीजों को प्रायोरिटी पर किया जाए, किनको ना किया जाए, ये पूरा का पूरा राजा का काम देखता था। तो ये फाइनेंस का काम देखता था, अमात्य बोलते थे उसको। अगला एक अधिकारी और होता था सुमन। नंबर 3 पर जो अधिकारी है वो है सुमन। ये जिस क्रम में, जिस पावर के क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में हम लिख भी रहे हैं। जिसका जौन सा क्रम है उसी हिसाब से इनके पास पावर्स होंगी। तो अगला अधिकारी होता था सुमन। तो जो सुमन होता था वो कौन सा काम देखता था? तो जो सुमंत है वो विदेशी मामलों का काम देखता था। विदेशी मामले, विदेशी मामले
सुमंत विदेशी मामले देखता था, यानी आप इसको कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर, विदेशी मामलों का पूरा काम देता था, किससे किस तरह का व्यवहार रखना, किस तरीके से कौन सी नीतियां बनानी है कि साम्राज्य विस्तार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आज भी देखिए विदेश मंत्रालय होता है, हमारे जो है भारत के जो है सभी राजदूत और उच्चायुक्त जो है अलग अलग देशों में होते हैं, तो उन देशों से जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, कौन सा फाइनेंस का ट्रांजैक्शन जो होता है, हम बहुत सारी चीजें उनको देते हैं, बहुत सारी चीजें उनसे लेते हैं, उन सब मामलों को देखते हैं। इसी तरह की हमारे जो लोग उनके देश में उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, उन सब चीजों को देखते हैं। तो वो सारा काम जो है सुमंत देखता था, उसमें विदेश मामलों का सारा काम देखता था। सबसे इंपॉर्टेंट काम किसके पास था? अमात्य के पास था, जो इस समय निर्मला सीतारमण जी के पास है, ठीक है, उनके पास था सुमंत, यानी फाइनेंस का पूरा काम वो देखा। ठीक है, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है वाक्यान्वेष। अगला जो है नंबर 4 का जो पद है वो है वाक्यान्वेष। वाक्यान्वेष, जो वाक्यान्वेष शब्द है, वाक्यान्वेष, ठीक है, ये दरबार की कार्यवाही को देखता है, यानी दरबार की कार्यवाही, दरबार की कार्यवाही, दरबार की कार्यवाही। जैसे इस समय देखिए लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी, कौन से बिल पहले आएंगे, कौन से बिल पहले प्रायोरिटी पर पास किए जाएंगे, कौन से बाद में रखे जाएंगे, कौन से जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है, ठीक है, जो बात होता है, डिस्कशन होता है, किनके क्वेश्चंस पहले रखे जाएं, किनके क्वेश्चंस बाद में रखे जाएं, ठीक है, इस देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निवारण किया जाए, ये सारा काम जो है वाक्यान्वेष करता था। ये दरबार की कार्यवाही पर पूरा का पूरा काम करता था, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है चिदलिस। अगला है नेक्स्ट नंबर 5 पे है चिदलिस। ये जो है नेक्स्ट पॉइंट चिदलिस, ये राजकीय पत्र व्यवहार, राजकीय पत्र व्यवहार, राजकीय पत्र व्यवहार, राजकीय पत्र व्यवहार, इसको देखता था, राजकीय पत्र व्यवहार को देखता था, यानी जितने भी पत्राचार होते थे, जो आदेश पारित होते थे, वो सारा जो है कौन काम करता था? चिदलिस किया करता था। बहुत सारी चीजें होती हैं, केंद्र कोई नियम बनाता है और सारे राज्यों को भेजता है, फिर सारे राज्य उसको, जितने भी अधिकारी होते हैं उसको मिलकर इंप्लीमेंट करते हैं। इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हमारा इस समय संवैधानिक ढांचा है हमारे देश में, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कैसे 4 पिलर पर है, 1 2 3 4। जैसे एक कमरा होता है, उस कमरे में अगर छत डाली जाए तो उसमें 4 पिलर होने चाहिए, एक पिलर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, उन 4 पिलर पे छत टंगी होती है। तो एक पिलर क्या है? एक पिलर, एक है जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी मतलब न्यायालय, जुडिशरी। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या है? जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, मीडिया। कार्यपालिका, जुडिशरी, मीडिया, तीसरा और चौथा क्या हो गया? कार्यपालिका, जुडिशरी, मीडिया, एक और पार्ट होता है। इन चारों पार्टों के ऊपर जो है हमारा संवैधानिक ढांचा टिका होता है। जैसे एग्जांपल, और एग्जीक्यूटिव एक और हो गया, वो है आपका पार्लियामेंट, यानी कि जो भी नियम कानून कायदे हैं वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। उसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा? एग्जीक्यूट कराएगा, अधिकारी कराएंगे। उसको ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कौन देखेगा? मीडिया देखेगी। और अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको कौन करेगा? उसको जुडिशरी उस पर क्या करेगी? उस पर फैसला करेगी। जैसे मान लो कहा गया है कि भाई जीएसटी 18% आपसे लेनी है, अब हम कहते हैं भाई हम तो जीएसटी नहीं लेंगे, जाओ क्या करोगे? तो न्यायपालिका हमको आदेश करेगी, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया, ठीक है। अगर हम टैक्स चोरी करेंगे तो फिर पेपर में मीडिया निकालेगी कि भाई अतुल सर टैक्स चोरी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारी जो है सरकार ये कहती है कि अब टैक्स नहीं देना है तो नहीं देंगे, सरकार कहेगी देना है तो देंगे। तो आज भी चार चीजों पर चीजें टिकी हुई है। उसी तरीके से जो
होता था वो राजकीय पत्र व्यवहार का वो देखता था, यानी जो भी फरमान होते थे, जो भी आदेश होते थे, उनको जो है पूरी तरीके से देखता था। नेक्स्ट है सरे सर डैश ए डैश नोबल, सर ए नोबल। नंबर 6 सर ए नोबल, नोबल सर ए नोबल, ये एक्चुअली सेनापति होता, सेनापति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेनापति होता था, यानी कि राजा का राइट हैंड होता था सेनापति। अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा तो उसमें मेन भूमिका अदा करता था, सेनापति होता था। अगला है पंडित राव, एक और पद है, अगला एक पद और है वो ऊपर में लिख रहे हैं। नंबर 7 पंडित राव, पंडित राव, ये एक पद होता था पंडित राव 7 नंबर पर। तो जो पंडित राव पद था ये अनुदान अधिकारी होता था, अनुदान अधिकारी, अनुदान अधिकारी, अनुदान अधिकारी होता था पंडित राव। तो जो अनुदान अधिकारी होता था पंडित राव, यानी जितना भी अनुदान दिया जाता है, सब्सिडीज जो दी जाती है, सब्सिडीज समझते होंगे ना, जो गरीबों को दी जाती है, जो अनुदान दिया जाता है, तो सभी सब्सिडीज कैसे किसको देनी है, पूरा अनुदान, उसका पूरा काम कौन देखता था, पंडित राव। और अंतिम पद था नंबर 8 पर, वो था न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश। आप सब जानते हैं न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रधान होता है। जब कोई वाद विवाद होता है तो उसका फैसला, अंतिम फैसला जो न्यायाधीश करता है वही माना जाता है। तो ये अंतिम पद जो होता था वो न्यायाधीश का होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतिम पद किसका होता था, न्यायाधीश का होता था। तो इस तरीके से जो है पूरे के पूरे जो है शिवाजी के समय में फिनेंस का काम था। और अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज होते थे, अष्टप्रधान होते थे, अष्टप्रधान मान लीजिए, अष्टप्रधान होते थे, अष्टदिग्गज नहीं, अष्टप्रधान, ये सारा काम जो है देखते थे। और इस तरीके से जो है पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य चलता था। ये मराठा साम्राज्य का बेसिक है जो मैंने आपको बताया। अब मराठा साम्राज्य में 2 पॉइंट और रह जाते हैं, उन 2 पॉइंट को देखिए क्या है। वो है शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं का पीरियड, शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं का पीरियड, ठीक है, मराठा पेशवाओं का समय। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी तो आपको एक एक करके हम क्रम से बता देते हैं। और जो पेशवाओं का पीरियड है, तो एक आपने पिक्चर शायद आई थी तो शायद देखी हो, उसमें जो है एक स्टोरी दिखाई गई है एक पेशवा की और एक स्त्री की, जिसमें है मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव जो है वो पेशवा है, सबसे ताकतवर पेशवा होते हैं और उनके समय साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है। यानी सबसे बड़ा इलाका अगर मराठाओं में पूछा जाए कि सबसे बड़ा इलाका किस राजा के समय होता है, तो वो किस पेशवा के समय होता है, बाजीराव के समय। लेकिन क्योंकि वो एक उससे प्यार करता है नाचने वाली से, तो जिसका नाम जो है मस्तानी है, नाचने वाली नहीं है, एक्चुअली वो मुस्लिम है, तो वो उस मुस्लिम से प्यार करता है, जिसकी वजह से और उसका नेम फेम रहता है और वो चर्चा में रहता है। तो इस तरीके से जो पेशवा है वो क्यों, कौन कौन से पेशवा के किनका पीरियड किस किस समय तक हुआ, तो ये मैं जो है एक उस पे लिख के कागज पे लिख के कि किसका किसका क्या क्या पीरियड है और कैसे कैसे कितने कितने समय तक रहा, वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी जो है इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, जो बच रहा है, वो कल मैं पहले क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, देन इसके बाद हम नई चीज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे। समझ में आया होगा, थैंक यू।